हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, वेलकम बैक टू GC 3.0। और पिछले लेक्चर में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, तुमको मैंने क्या पढ़ा दिया था? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ गाइस, आप लोग अगर जेई और नीट की तैयारी कर रहे हो और अगर आप लोगों ने सिंगेज, एन अवस्थी, GRB कोई अच्छी किताब लगाई हो तो आपको एक बात समझ में आई होगी, या NCERT में भी कुछ सवाल है तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि सर आपने कल जो मुझे फॉर्मूला पढ़ाया रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन W1। ये फॉर्मूला आपने लगाने के लिए बोला, आपने एक क्वेश्चन भी कराया NCERT का एग्जाम्पल और ये लग भी गया। लेकिन सर कई कई जगह पर हम लोग जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, जिसको आप लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, कुछ लोग इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं, डिवाइडेड बाय ये P1 नॉट की जगह पर भी PS आ जाता है, P1 नॉट की जगह पे भी PS आ जाता है। ऐसा क्यों होता है और अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? पहले तो ये बताओ कि प्रॉब्लम तुम लोगों ने आज तक देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी तो अब चेक करना, ऐसा देखने को मिलेगा। तो मेरी बात समझना, जब मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला डिराइव करवाया था तब मैंने आपको क्या बोला था? तब मैंने आपको बोला था दैट P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। फिर मैंने लिखा था P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। यहाँ वाली स्टेप पे मैंने आप लोगों को बोला था कि आप N2 को ये नीचे की तरफ नेगलेक्ट कर दो। अब बेटा कोई भी चीज़ नेगलेक्ट क्या अपने मन से हो जाती है? नहीं, आप इसको अपने मन से नेगलेक्ट नहीं कर सकते। नेगलेक्ट करने के पीछे ये लॉजिक होता है कि जो तुम्हारा N2 की वैल्यू है ये N1 के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा छोटी है, वेरी 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 स्मॉल। तो अब एक बात बताओ कि जब तुम्हारे सॉल्यूट के मोल्स सॉल्वेंट के मुकाबले वेरी 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 स्मॉल है तो ये सॉल्यूशन कैसा बना? ये सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। दिस सॉल्यूशन इज अ वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा छोटा आएगा, इनफैक्ट 0.1 से भी छोटा आ जाएगा। तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तब हमने इसको नेगलेक्ट मारा और लिखा P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। और फिर N1 अपॉन N2 की वैल्यू हमने N2 की वैल्यू रख दी W2 अपॉन M2 और N1 की वैल्यू रख दी W1 अपॉन M1। M1 ऊपर जाके फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूला वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होता है, जहां पर आप श्योर हो कि मेरा सॉल्यूशन बिल्कुल डाइल्यूट है, जहां पर आप एकदम श्योर हो कि मेरा सॉल्यूशन डाइल्यूट है, वहां यह फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों के पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, हमारा सॉल्यूशन इज नॉट मच डाइल्यूट, अगर आपके पास में एक ऐसा केस बन जाए दैट इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, तब क्या करोगे? तब आप लोगों को
फॉर्मूला यहाँ तक तो निकालना ही गया था, P1 नॉट माइनस पी एस अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। जब आप यहाँ पर x2 की वैल्यू रखोगे तो P1 नॉट माइनस पी एस अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, एंड यहाँ पर N2 कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। आप N2 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट। सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा अच्छी है। अगर आप सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो सकता है 0.2 आ रहा हो, 0.4 आ रहा हो, 0.3 आ रहा हो, 0.1 आ रहा हो, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में आ रहा हो, तब तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो हम इस इक्वेशन को रिवर्स करके लिखेंगे। रिवर्स दिस इक्वेशन। अच्छा सर, इस इक्वेशन को अगर आप रिवर्स करके लिखोगे तो क्या होगा, तो P1 नॉट ऊपर आ जाएगा, P1 नॉट माइनस पी एस नीचे आ जाएगा, N1 प्लस N2 ऊपर चला जाएगा और N2 नीचे आ जाएगा। रिवर्स हो गई। अब सीधा से एक लॉजिक लगाओ, क्या मैं इसको डिवीजन कर सकता हूँ? क्या मैं इसका डिवीजन कर सकता हूँ? हाँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, N1 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N2 डिवाइडेड बाय N2। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। इसको जब आप रिवर्स करोगे, P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 प्लस N2 अपॉन N2। आपने इसको रिवर्स करा, फिर आपने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो ये और ये ठुचुक हो गया, तो जब ये और ये ठुचुक हो गया तो क्या बचा, N1 अपॉन N2 प्लस 1। इस प्लस 1 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा P1 नॉट अपॉन P1 नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन दे दो तो ये बन जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट और माइनस माइनस प्लस पी एस अपॉन P1 नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ये और ये मर जाएगा, यहाँ बचेगा पी एस अपॉन P1 नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। नाउ ये जो आपको इक्वेशन मिली, इसको अगेन रिवर्स कर दो, अगेन रिवर्स कर दो, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिया तो अभी हो जाएगा P1 नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, और ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला फॉर नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आप इस डिनोमिनेटर में, नीचे को क्या डिनोमिनेटर ही बोलते हैं ना, हाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पता नहीं, जो नीचे वाला होता है, अपन मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, अपन बायो वाला है, तो जो नीचे वाला N2 है, अगर आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो आपका कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, आपको परेशानी आ जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, तो आप इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को रिवर्स करो और जैसा मैंने सॉल्व करा सॉल्व करो। तो अब आप लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया जो आप लोगों को अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में बस एक ही फ़र्क है, देखो। अच्छा आप चाहो तो यहाँ N2 अपॉन N1 को x2 लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन को। तो ये जो फॉर्मूला निकला था, ये वाला जो फॉर्मूला आपका निकला था, ये फॉर्मूला में नीचे P1 नॉट था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो गाइस अब हम लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड मारना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं। वैसे आप मान के चलो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस लगाओ और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, डाइल्यूट सॉल्यूशन या वेरी 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 डाइल्यूट सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। तो इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से नोट कर लो प्लीज। अब मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल इस पर करवाता हूं ताकि आप लोगों का फंडा क्लियर हो जाए कि मैं क्या बोलने को मांगता है। ठीक है, चलो तो ये डेरिवेशन रब करते हैं। गाइज आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये वाली बात अच्छी अच्छी जगह पर नहीं मिलेगी।
ये वाला पॉइंट आपको कई जगह पर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, लेकिन सवाल जरूर दे दिया है। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल यूरिया, व्हाट मास ऑफ नॉन volatile urea must be added to 100 gram of water to reduce its vapor pressure by 30%। अब ये सवाल है भाई, कैसे करोगे इस सवाल को? सवाल क्या है? आपको ये बताना है कि जो तुम्हारा यूरिया है कितना ऐड करना पड़ेगा 100 ग्राम पानी के अंदर, ताकि इस पानी का जो प्योर वेपर प्रेशर था उसमें 30% की कमी आ जाए। अब देखो एक बात समझना, जब कभी भी वेपर प्रेशर में इतनी भारी कमी आती है, आप समझ जाओ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा कम नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाया है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट की मात्रा या सॉल्यूट के मोल्स पर डिपेंड करती है। तो सॉल्यूट के जितने ज़्यादा मोल्स होंगे उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर में कमी आएगी। मतलब ये सॉल्यूशन डेफिनेटली डाइल्यूट सॉल्यूशन तो नहीं होगा, यूरिया की मात्रा अच्छी खासी होगी। तो क्या यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला P10 माइनस PS डिवाइडेड बाय P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, क्या ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ मैं? नहीं। अच्छा, N2 अपॉन N1 को और सिंप्लीफाई कर लो, W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला इज ऑलवेज यूज फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल देख के समझ में आ रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन तो नहीं होगा गुरु, तो फिर क्या करें? तो फिर नॉन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा? नीचे की जगह पर बस आपको यहाँ पर PS लगा देना है, बस, दैट्स इट। समझ गए? कोई परेशानी? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और है, ऑल्सो फाइंड मोलालिटी, आपको मोलालिटी फाइंड आउट करने को भी बोला है। तो चलो करो सॉल्व। P10 की वैल्यू क्या मान लूँ मैं? भाई अगर वेपर प्रेशर में 30% की कमी आ रही हो तो मैं ओरिजिनल वेपर प्रेशर 100% मान लूँ, यानी 100 मान लूँ। जब वेपर प्रेशर में 30% से कमी आ रही है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 70 मान लूँ, 30% से कमी आ रही है, इस डिक्रीज्ड बाय 30%। अगर डिक्रीज्ड टू 30% होता तो मैं 30 लिखता, लेकिन 30% की कमी आ रही है, ये ऐसा बोल रहा है, तो डिक्रीज्ड बाय 30% तो 70 हो गया। ग्रेट। W2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन क्या आप M1 निकाल सकते, M2 निकाल सकते हो? ये सॉल्यूट होता है। जब कभी भी हम लोग W2 या M2 लिखते हैं, हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सॉल्यूट। बेटा सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है? यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? NH2CONH2। और जब आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हो तो 2 नाइट्रोजन का मास 28, 4 हाइड्रोजन, 16 ऑक्सीजन और 12 कार्बन, तो ये और ये 2 3 4 40 और 20 60, तो इसका मोलर मास हो गया 60। आओ सॉल्वेंट की बात करें। सॉल्वेंट वाटर है, सॉल्वेंट का गिवन मास 100 ग्राम है और सॉल्वेंट का मोलर मास होता है 18 ग्राम्स, वी ऑल नो दैट। तो बस सारी वैल्यूज़ मिल गई, रखो इसके अंदर। 100 P10 100 है, PS की वैल्यू 70 अपॉन PS की वैल्यू 70 इज इक्वल टू W2। W2 पता करना है, 60 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू W2 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू
100। ठीक है, ये और ये कैंसिल, 60 इंटू 100 इधर जाके मल्टीप्लाई बाय 3 में घुस गया, W2 यहीं रह गया, 18 नीचे आ गया और 7 यहाँ आ गया, 3 6 18 10, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू W2 विच इज इक्वल टू 7 1 7, 3 कैरी, 7 4 28, 2 कैरी, 7 2 14 पॉइंट 7 7 49.8 ग्राम्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ यूरिया यू हैव टू ऐड। तो अब आप खुद देखो कि आपने कितनी ज़्यादा मात्रा में यूरिया डाला इस पानी के अंदर, जबकि पानी 100 ही ग्राम है, पानी 100 ही ग्राम है, आपने 100 ग्राम पानी के अंदर इतना ज़्यादा यूरिया डाला, तब जाके वेपर प्रेशर 30% से कम हुआ। दैट मीन्स हमने जो फॉर्मूला लगाया वो ठीक लगाया है। हमको सही समझ में ही बात। अगर 1% से कम होता, 0.5% से कम होता, 2% से भी कम होता तो मैं मानता बहुत छोटा नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर 5% है, 6% है, 10% है, तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में? चलो लिखो, फिर मैं आपको इसकी मोलालिटी निकाल देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ मोलालिटी अलग से। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W2 क्या है? 143 अप्रॉक्सीमेट ले लिया मैंने। इसका मोलर मास कितना है? 60 इंटू 1000, और वाटर का गिवन मास कितना है? 100। तो ये और ये मर गया, ये और ये भी खत्म हो गया। तो 143 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 2 12, 2 कैरी, 6 3 18, 18, 3 और 2 5, 0.8 इज द मोलालिटी, मोल पर केजी इज द मोलालिटी। ये हो गया आपका जवाब। तो देखो, इस तरीके के सवाल आप लोगों को करने पड़ सकते हैं। यू नीड टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। अब आप लोगों को मैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ अभी लेक्चर में, पहले इसको नोट करो। 28 मई को शाम 7 बजे अनअकैडमी पर, जिस कैटेगरी में मैं पढ़ाता हूँ 8 9 10 10th वाली, जिस कैटेगरी का नाम है जेई नीट फाउंडेशंस, इस कैटेगरी पर जेई नीट फाउंडेशन एनटीएससी, इस कैटेगरी पर हम लोग करने वाले हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट। वो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर, जो चैप्टर में यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ। तो गाइज, वैसे तो वो टेस्ट 8 9 10 10th के बच्चों के लिए है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 7 बजे शाम को वो टेस्ट स्टार्ट होगा, 7:30 बजे एग्जैक्टली वो टेस्ट खत्म होगा। उस टेस्ट में 25 क्वेश्चन रहेंगे, सारे 25 क्वेश्चन सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से रहेंगे। और उसके बाद 7:30 बजे मैं एक स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर लूँगा। वो स्पेशल क्लास के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उस स्पेशल क्लास में मैं उस क्वेश्चन पेपर को, जो कि मैंने 25 क्वेश्चन पेपर का टेस्ट बनाया है अनअकैडमी पर, उसको मैं कराऊंगा सॉल्व, और आप लोग भी उसको साथ साथ में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 11 12th के बच्चे हो और अगर आप वो टेस्ट नहीं दे पाते हो तो कोई बात नहीं, आप वो स्पेशल क्लास ज़रूर अटेंड करना, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के IIT जेई लेवल के, नीट लेवल के जो सवाल आते हैं वो मैं डिस्कस कराऊंगा। तो डोंट फॉरगेट, आप लोगों को शाम 7 बजे वो टेस्ट देना है और 7:30 बजे फ्राइडे को क्लास अटेंड करनी है 28 मई को। इज दैट क्लियर? ग्रेट। चलो, हो गया, आया समझ में? तो देखो, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन गया है कि जब कभी भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.00 रहे, जैसे 0.003, 0.002, 0.001, तब वो वेरी डाइल्यूट वाला फॉर्मूला लगाओ। अदरवाइज 99% केसेस में आपको यही वाला फॉर्मूला लगाना है, जिसमें P1 माइनस PS अपॉन PS रहे। समझ में आ गई ना बात? तो 95% केसेस में आपको यही फॉर्मूला लगाना है। अलग क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास में वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ dilute aqueous solution of glucose
इज 700 mmHg। ठीक है, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अरे बाप रे, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। करो भैया सॉल्व। सर ये तो क्वेश्चन में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। देखो, करे सॉल्व, मैं करवाऊं? चलो ग्रेट। फॉर्मूला क्या है? P1 नॉट माइनस पी एस अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाय M1 अपॉन W1। यही फॉर्मूला है। ठीक है। एक बात बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है आपको, अपन इसको पीएस इस्तेमाल करते हैं। पीएस की वैल्यू आपको 700 दे रखी है, तो क्यों मैं एक काम करूं, P1 नॉट को 760 मान लूं, जो कि नेचुरल होता है, जो कि हमेशा स्टैंडर्ड होता है। क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ था, कितना 373 दे रखा है शायद। यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर आपको 373 केल्विन दे रखा है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको मैं 760 mmHg मान लूँ, भाई मेरा काम बढ़िया हो गया, भाई मेरा काम बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है सर, मान लो, कोई परेशानी थोड़ी हमको। तो आपका ये फॉर्मूला क्या दिखने लगेगा, आप देखो, 760 माइनस 700 अपॉन 760 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। क्या कोई मुझे मोलैलिटी का फॉर्मूला बता सकता है? दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझे ये वाला फॉर्मूला, ये बहुत कुछ इसके साथ मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर M1 है। अच्छा, सॉल्यूशन कौन सा है? एक्वस सॉल्यूशन। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वाटर। तो आप सब लोग जानते हैं कि वाटर का जो मोलर मास होता है वो होता है 18। तो यहाँ पर 18 वैल्यू रख दो और इसको उठाकर इधर ले जाओ मल्टीप्लीकेशन में, तो हो जाएगा 60 अपॉन 760 मल्टीप्लाई बाय, मैंने इसकी वैल्यू M1 की वैल्यू मैंने क्या रख दी? 18। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 18, तो 18 नीचे चला गया। अब यहाँ पर क्या बचा? W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1। अब क्या करूँ? इस फॉर्मूले को मोलैलिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे को 1000 की ज़रूरत है, तो मैं बोथ साइड को 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 1000 अपॉन 760। अरे नहीं, सॉल्यूशन का लेना है ना, सॉल्यूशन का 700 है, सॉल्यूशन का 700 है, सॉरी सॉल्यूशन का 700 दे रखा है ना, और यहाँ पर भी फॉर्मूला अपन सॉल्यूशन वाला यूज़ कर रहे हैं, 95% केस वाला। तो 700 18 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। अब ये फॉर्मूला मोलैलिटी का हो गया। आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करनी, तो इसको डायरेक्टली मैं मोलैलिटी लिख दूँ। दिस फॉर्मूला इज ऑफ मोलैलिटी। सॉल्व करो। ट्याऊं 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 ट्याऊं, क्या काट रहा है भाई? ये 6 3 ज़ा 18, तो ऊपर क्या बचा? 100 और नीचे बचा 21। तो 21 4 8 16 कैरी, पॉइंट लगा के 0.7 4.7 इज द मोलैलिटी। लो, आओ 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 आओ, हो गया सॉल्व। कितना इजी था, जल्दी छापो, फिर मैं आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना सिखा देता हूँ। मोल फ्रैक्शन निकालना भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। राउल्ट्स लॉ लगेगा यहाँ पर। बड़े, चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालते हैं भाई, आप सब लोग जानते हो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ
P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। आपसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, आपसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। सॉल्यूट का पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है? हाँ, आपसे वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो एक काम करूं, मैं जानता हूं कि मेरे पास में जो एक्वस सॉल्यूशन है ग्लूकोज का वो नॉन वोलेटाइल है। मैं जानता हूं कि मेरे पास में जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो नॉन वोलेटाइल है। तो जो मेरे सॉल्यूशन का ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, नो डाउट होगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 700। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमने कितना लिया था? P1 नॉट एक्स ए। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना लिया था? 760 मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना निकल जाएगा? 700 अपॉन 760। ये दोनों कैंसल, आई थिंक वैल्यू 0.9 कुछ आएगी। तो ये तुम्हारा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। आपसे सवाल में सॉल्यूट का पूछ रहा है, सो देयरफॉर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, और एक्स ए की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 0.9, तो वैल्यू क्या आ गई? 0.1। ये तुम्हारा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। सिंपल, इजी, इजी पीजी, देयर इज नथिंग टू वरी। तो बेटा इस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं सॉल्व करने को। करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ इसी तरीके का। देखो आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ यार बेटा मैं, अब इससे ज़्यादा अपन क्या कर सकते हैं कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब अगर आप जेई तक के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको किस प्रकार के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इजी इजी क्वेश्चन तो सभी करवा देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन करे तो मज़ा आए। अब यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ। क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ solution of aqueous solution of 1 molar aqueous solution of glucose at 100 degree Celsius, of glucose at 100 degree Celsius। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आएगा। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। सिखाया है। दूसरी बात मैंने आपको सिखाई है, अब देखो यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। अब अगर आप खुद दिमाग लगाओ, अब अगर आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो यहां पर आपके साथ में क्या प्रॉब्लम फंसेगी पता है? यहां पर आपके साथ में ये प्रॉब्लम फंसेगी कि यहां भी पीएस है और यहां भी पीएस है, और आपको फाइंड भी पीएस करना है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसलिए यहां पर इसको P1 नॉट कर लो, ताकि क्या P1 नॉट की वैल्यू अपन पता है अपने को, पीएस की वैल्यू निकालनी है। P1 नॉट क्या है भाई? जब कुछ नहीं दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो P1 नॉट जब अपने प्योर फॉर्म में पानी होगा तो उसका वेपर प्रेशर 760 mmHg होगा। समझ में आ गई बात? तो बस क्वेश्चन लगाना चालू करते हैं। देखो 1 मोलर सॉल्यूशन यानी मोलालिटी 1 दे रखी है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। 1000 को इधर ले जाओ, 1 अपॉन 1000
इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1, ये हो जाएगा 0.001, है ना। 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 100 से किया और 1 से किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.001 और इंटू दिस, ठीक है, कोई परेशानी। आगे बढ़ते हैं। P1 की वैल्यू मैंने नेचुरली मान ली 760 होती है, PS मुझे निकालना है। P1 की वैल्यू मैंने फिर 760 लेते हो। P1 की वैल्यू पता होने की वजह से अपना सॉल्यूशन आसान हो गया, नहीं तो अगर तुम यहाँ पर PS लेते तो फिर गड़बड़ हो जाती। फिर PS कैलकुलेट कैसे करते, फिर ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाता, इसलिए इसको 760 मानो। अच्छा, W2 अपॉन M2 इंटू 1 अपॉन W1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, देखो। तो ये हो गया 0.001 मल्टीप्लाई बाय M1 क्या है भाई, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब तुम्हारा पानी, एक्वस सॉल्यूशन मतलब तुम्हारा पानी, और पानी का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है 18। तो M1 की जगह मैंने 18 लिख दिया, तो तुम्हारी वैल्यू बन गई। इसको इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 760 माइनस PS इज इक्वल टू, इसका मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ आपको जल्दी से। तो 0.001 मल्टीप्लाई बाय 18, फिर इसमें और मल्टीप्लाई हो जाएगा आके 760, 13.68। तो ये हो जाएगा 13.68, मतलब आपने इसको भी तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल ये हो गया 13.68। तो PS विल बिकम इक्वल टू 760 माइनस 13.68। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देख लो। हम्म 746.32 746.32 746.32 mmHg इज योर आंसर। ये तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। कितना इजीली निकल गया, कितना इजीली निकल गया। आई बात समझ में बच्चा लोग? तो देखो इस तरीके के सवाल आप लोगों को करने पड़ेंगे यार बेटा, ठीक है। चलो तो अब हम लोग आज का लेक्चर ये ख़त्म करते हैं। मेरे को आज का लेक्चर अलग से शूट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब मैंने जेई और नीट के सवाल देखे और जब मैंने बोर्ड्स में सवाल देखे तो कई जगह पर बच्चों को यही बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि ये फार्मूला P1 नॉट कब यूज़ करे और PS कब यूज़ करे। तो बेटा जब कभी भी आपको वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मिले तो ये यूज़ करो, या आप कंडीशन देखो कि आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, सॉल्वेंट का दे रखा है, तो तुम खुद डिसाइड करो कि फॉर्मूला तुमको इजी किससे पड़ेगा, उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम अगली क्लास में एलिवेशन इन बॉइलिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग एक साथ कंप्लीट करेंगे, दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे और फिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो 1, 2 और 3 लगभग 3 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।